दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो बहुत अहम बैंकों को कंपेयर करने जा रहे हैं। पहले बैंक का नाम है आरबीएल बैंक और दूसरे बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई इस टाइम बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की सोच रहा है तो कौन से बैंक में पैसा लगाना सही रहेगा। दोनों बैंक को कंपेयर करेंगे, दोनों के रिटर्न्स देखेंगे और पास्ट परफॉर्मेंस किस तरीके के नतीजे दिए हैं, प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं, कितने वॉल्यूम्स इस टाइम ट्रेड हो रहे हैं, इन पे पी रेशो वगैरह कितना है, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो कुल 7-8 मिनट की रहेगी, तो प्लीज़ पेशेंस रखें और वीडियो को देखें। तो अगर आप कहीं पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आप स्पेसिफिकली इन दोनों बैंक्स में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये मनी फॉर ऑल का इंस्टाग्राम का पेज है, इसको स्कैन कर लें अपने कैमरा से और आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप मनी फॉर ऑल चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पोस्ट और जो बाकी इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं बताते रहते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं आरबीएल बैंक और आईडीएफसी बैंक को कंपेयर करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के चार्ट दिखा देता हूँ। ये लाइव एक तरीके से डेटा एनालिसिस है। मैंने इससे पहले इन बैंक्स की, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बैकग्राउंड स्टडी करके बैठा हूँ, बट मैं बहुत रेलिवेंट डेटा आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको समझ में आएगा और बाद में हम कंक्लूजन पे आएंगे। आरबीएल बैंक की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं इसका मैक्सिमम चार्ट आपको दिखाता हूँ। 298 लगभग 300 के आसपास 2016 में था, तब से लेके अब तक नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। हालांकि पीक ज़रूर इसने 600-700 के बनाए थे 2019 के आसपास। 5 साल में भी सेम चार्ट दिखाई दे रहा है। एक साल में भी नेगेटिव रिटर्न है। इनफैक्ट एक साल में पॉजिटिव रिटर्न है, लगभग 65% के आसपास के। 105 रुपये का आसपास हुआ करता था अप्रैल 2020 में। 6 महीने की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न लगभग 4% के, और पीक ज़रूर इसने 270 के आसपास का पीक बनाया था। जनवरी में 270 के आसपास था, वहाँ से 100 रुपये गिर चुका है स्टॉक। काफ़ी लोग इन्वेस्टेड भी होंगे। पिछले एक महीने की बात करें तो 225 से 174 का स्टॉक हो गया। दोस्तों, ये आरबीएल बैंक में जो कोविड के टाइम जो दबाव बैंकिंग सेक्टर में आया है, ये बैंक उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसके रिजल्ट पे भी लेके चलूँगा आपको, और पिछले 5 दिनों की बात करें तब भी हमें नेगेटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफसी पे चलते हैं सीधा। देखिए, आईडीएफसी में मैक्सिमम पकड़ूं तो पता ही है, ये मर्जर के बाद बना है। आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद बना है। मैक्सिमम पकड़ूं तो मुझे कहीं ना कहीं फ्लैट सा दिख रहा है ये लाइन। 5 साल में भी मुझे फ्लैट सा दिख रहा है, ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं दी हैं। एक साल में ज़रूर 23 रुपये से 50 रुपये हो गया है। ये 2020 में लगभग 23 रुपये के आसपास चला गया था। 6 महीने की बात करूं, बहुत शानदार रिटर्न दे दिए। 31 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से लगभग बीच में 70 के आसपास तक के पीक बना के फ़िलहाल 50 पे सेटल हुआ है। एक महीने में नेगेटिव रिटर्न, ये कोविड की जो भी लहर है उस करके दबाव दिख रहा है। 60 रुपये से लगभग 50 रुपये के आसपास है। 5 दिन की बात करें, अगेन नुकसान दिया है लोगों को। तो ये तो रहा था कुछ रिटर्न का सिलसिला। आरबीएल बैंक ने सही टाइम पे एंट्री, सही टाइम पे एग्जिट पे लोगों का पैसा बनाया, बट लोगों को कई बार पता नहीं होता व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एंट्री और एग्जिट। तो आरबीएल बैंक ने लोगों का पैसा डुबाया है। आईडीएफसी ने पिछले साल 2020 से 21 में अगर इन्वेस्ट किया हो तो डबल किया है पैसा लोगों का। और जब से कैपिटल फर्स्ट और आपका ये आईडीएफसी मर्ज हुए हैं तो ज़रूर हमको ये देखने को मिला है कि वहाँ से लोगों का पैसा बना है। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो आईडीएफसी बैंक। अब मैं आपको businessstandard.com पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीधा जाके आरबीएल बैंक सबसे पहले सर्च करूँगा। businessstandard.com पे हम जाके कंपनीज़ के पिछले पास्ट रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हैं। तो मैं अब आरबीएल बैंक पे आ गया हूँ। अब मैं इसकी पी रेशो वगैरह देख रहा हूँ 19 की, यानी कि हर 1 रुपये की कमाई के ऊपर इन्वेस्टर 19 रुपये लगाने को तैयार है। पी रेशो ये भी बताती है कि कितना महंगा और सस्ता है स्टॉक। 19 रुपये मतलब सही है, ज़्यादा ना महंगा है ना सस्ता। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें दिखाई दे रहा है। डिविडेंड भी इसने मार्च 2020 में दिए हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। फटाफट चलते हैं फाइनेंशियल नंबर के ऊपर, देखते हैं कि किस तरीके का इसने लोगों को, प्रॉफिटेबल है कि नहीं बैंक, और क्या उसके कारण तो इसमें मंदी नहीं आई। देखिए, दिसंबर 2019 में लगभग 2,000 करोड़ का रेवेन्यू था, मतलब टॉप लाइन थी। दिसंबर 2020 में 1980 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन है, तो डिक्लाइन हुई है 200 करोड़ के आसपास से, बट लगभग
1900 से 2200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रहता है, बट ये ग्रो नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा हमको। 2200 से 2019 तक रेवेन्यू खिसकता दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट डेफिनेटली दिसंबर में 147 करोड़ के आसपास हो गया था, बट दिस इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द रेवेन्यू इंक्रीज, दिस इज समथिंग एल्स। नेट प्रॉफिट 70 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास चला गया। तो 150 करोड़ का प्रॉफिट के बैंक हमने देखे हैं। यस बैंक भी हमने देखा है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, बट 12-15 रुपये का स्टॉक है। यहाँ पे 150 करोड़ के प्रॉफिट हैं और उसमें स्टॉक की जो वैल्यू है वो हमें पता ही है, यहाँ पे 150 के आसपास हमें दिखाई दे रही है स्टॉक की वैल्यू, 174 के आसपास की स्टॉक की वैल्यू दिखाई दे रही है। बट ऐसे प्रॉफिट के साथ कुछ बैंक्स हमें बहुत ही कम वैल्यू पे दिखाई देते हैं। वहीं अगर मैं इसके बाद जाऊँ IDFC बैंक को पकड़ता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक में यहाँ पे टाइप करूँगा और देखते हैं कि हमें यहाँ पे किस तरीके की PE रेशो और मार्केट कैप दिखता है। 10,000 करोड़ हमें RBL बैंक में दिखे थे, यहाँ पे 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे 170-74 है, ये 31,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आप देख सकते हैं स्टॉक इस टाइम 50 रुपये के आसपास है। तो वहीं पे स्टॉक का प्राइस में मिसमैच हमें दिखाई दे रहा है। डिविडेंड भी 23 जुलाई 2018 को दिए थे लास्ट, और अगर पी रेशो देखूं 79 का पी रेशो है। मतलब पी रेशो स्टैंड पॉइंट से 1 रुपये की कमाई पे इन्वेस्टर 79 रुपये लगाने को तैयार है। तो थोड़ा सा जब पी रेशो ज़्यादा होती है तो ये ज़रूर पता लगता है कि पीछे से भारी इन्वेस्टर तैयार हैं पैसा लगाने को। अगर पी रेशो कम होता है तो ये भी लगता है कि इन्वेस्टर है नहीं पीछे, ज़्यादा खरीदने वाले लोग हैं नहीं। अब इसके फाइनेंशियल नंबर पे लेके चलता हूँ आपको फटाफट, और देखते हैं कि क्या इसने अपने पिछले कुछ क्वार्टरली नंबर में हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है कि केवल वैसे ही स्टॉक का भाव ऊपर चढ़ रहा है। तो दिसंबर 2019 से 4,000 करोड़ के रेवेन्यू से 3,900 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू बढ़ते हुए नहीं दिख रहे, बट नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो 1,600 करोड़ के नुकसान से ये 129 के आसपास हमें 129 करोड़ के प्रॉफिट पे मार्च 2020 के बाद से लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। देखिए दो तरीके हैं, रेवेन्यू इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कितने लोन बांट रहा है, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ऑल दोज थिंग्स। बट इनका कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट है वो बढ़ रहा है। उसके कारण भी कई बार लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे रेवेन्यू दोनों के बढ़ते हुए दिख नहीं रहे पिछले 5 क्वार्टर से, बट अगर मैं देखूं प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही बैंकों में बढ़ रही है, विच कुड बी फंक्शन ऑफ कई बार टैक्स में इनको कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है, कई बार पुराना कोई फंसा हुआ पैसा वापस आ जाता है, कई बार कोई बैड लोन दिखा दिया होता है NPA उसकी रिकवरी हो जाती है, राइट। सो कासा तो दोनों ही बैंक्स का बढ़ता हुआ दिखा है हमको। IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ, दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग देयर ब्रांचेस। तो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को 70 से 129 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया। याद करें RBL बैंक भी लगभग 150 करोड़ के प्रॉफिट पे था। सो मुझे IDFC फर्स्ट बैंक हर नतीजे में, चाहे वो मार्केट कैप हो 31,000 करोड़ का, RBL बैंक 10,000 करोड़ है, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो 130 करोड़ की, RBL बैंक 150 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, स्टॉक प्राइस समझ में नहीं आ रहे, केवल 50 रुपये का स्टॉक प्राइस और वो 174 का। तो IDFC फर्स्ट बैंक तो होना ही होना चाहिए 150-200 रुपये पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एडवांटेज RBL बैंक को मिला हुआ है, कहीं ना कहीं एडवांटेज वो IDFC बैंक को भी मिलना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। मैं एक बार आपको इनकी एग्जिस्टिंग जो RSI है वो ज़रूर दिखा देना चाहता हूँ। RBL बैंक पे सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RBL बैंक, और हमारे सामने फिर इसका RSI अगर मैं देखूँ तो पिट रहा है स्टॉक काफ़ी टाइम से। तो RSI जो कि 70 के आसपास थी वो अभी 40 के आसपास दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं IDFC फर्स्ट बैंक के आसपास जाऊँ तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके लिए सीधा चार्ट को सर्च करते हैं। रुकिए, मैं अभी IDFC फर्स्ट बैंक को यहाँ पे लेके आता हूँ। सो लेट मी सर्च द चार्ट। तो मैं यहाँ पे IDFC फर्स्ट लिखूँगा एंड लेट्स सी कि हमें यहाँ पे RSI कितनी दिखाई देती है। देखिए IDFC में हमें RSI फिर भी रीजनेबल दिखाई दे रही है। अच्छा, ज़्यादा RSI होने का मतलब क्या है? यानी कि बायर्स हैं। RBL में थोड़ी सी सेलिंग आ गई है तो बायर भाग गया फिलहाल। IDFC में फ़िलहाल अभी भी RSI हमें 55 के आसपास दिखाई दे रही है। तो इज़ इट द राइट टाइम? मुझे लगता है RSI जब 40-50 के आसपास हो
तब इसमें एंट्री होनी चाहिए। मैंने प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, राइट, इन सब चीज़ों को जब खंगाला तो मुझे IDFC थोड़ा सही दिखा, स्टॉक का प्राइस मुझे कम दिख रहा है, तो मैं IDFC में एंट्री करना चाह रहा हूँ। बट RSI देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा RSI को 40-50 के आसपास जाने देते हैं, शायद 45-42 के आसपास ये स्टॉक मिल जाए आने वाले दिनों में, बट 50 के आसपास ये अपना एवरेज मेंटेन कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो दोस्तों हमने देखा कि रिजल्ट पिछले कुछ टाइम से दिए गए जो रिटर्न्स हैं उनको देखें, प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, रेवेन्यू को देखें, तो IDFC बैंक हर तरीके से RBL बैंक को पिछाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो RBL बैंक में नहीं, IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करूंगा। डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट जो करूंगा 3 से 4 साल के लिए करूंगा, और मैं टारगेट 150-200 के आसपास अपना रखूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आई वाइंड अप द वीडियो। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ आई वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।